नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम देखे थे कि किस प्रकार से भयंकर अकाल पड़ जाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, बिंदुसार को अपने सारा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना करके। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जरूर जा करके देखें, उसमें सारे प्रशासनिक व्यवस्था और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कशन किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि हम बात करें बिंदुसार के विषय में तो इसका कार्यकाल शुरू होता है 298 ईसा पूर्व से और समाप्त होता है 273 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य त्याग के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जो है वो मगध का राजा बना। अब देखो, बिंदुसार के लिए अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नाम उल्लेखित है, जैसे कि वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है, यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोकेटिस और फ्लीट के अनुसार अगर कहे तो अमीबखा या फिर लैसन के अनुसार कहे तो अमित्रघात भी बिंदुसार को कहा गया है। यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न बने हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो हर एक पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। जैन साहित्य में इसकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में इनकी माता का नाम धम्मा यानी कि सुभद्रांगी बताया गया है। आगे यदि हम बात करें तो इसके समय में कुछ समय तक चाणक्य जो है वो महामंत्री बने रहे और उनके बाद जो है वो खलाटक और साथ ही साथ राधा गुप्त जो है वो इनके महामंत्री के पद पे कार्य कर रहे थे। दिव्यावादान में बिंदुसार के काल में तक्षशिला में हुए दो महत्वपूर्ण विद्रोहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो पहला विद्रोह था उसको दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था और द्वितीय विद्रोह जो हुआ था उसको दमन यानी कि समाप्त करने के लिए बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार ने विदेशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। स्ट्रेबो के अगर कथन देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि पश्चिम एशिया के यूनानी राजा एंटियोकस ने अमित्रोकेडिस के दरबार में डैमेकस नामक राजदूत को भेजा था। आगे यदि हम बात करें तो प्लिनी का वर्णन है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, किंतु वह बिंदुसार या फिर अशोक किसके कार्यकाल में वो पहुंचा इसकी स्पष्ट अभी तक उल्लेख नहीं हुई है। वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में प्राप्त साम्राज्य को बनाए रखा, न ही इसके समय में साम्राज्य ज्यादा फैला और न ही साम्राज्य का समापन हुआ। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के प्रति उदारता रखता था और इन्होंने 17 वर्षों तक अपना शासन किया और 273 ईसा पूर्व में इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी अशोक बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि सम्राट अशोक एक बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 273 ईस्वी में उत्तराधिकारी का प्रश्न आया तो 4 वर्षों तक केवल संघर्ष चल रहा था कि चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसी 4 वर्ष के अंतराल में फाइनली जो है 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो उत्तराधिकारी बनता है। दिव्यावदान में वर्णन किया गया है कि बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था और इसके लिए राज्य परीक्षा किया गया, लेकिन इस राज्य परीक्षा में अशोक जो है वो सफल रहता है और मंत्री राधा गुप्त और खलाटक के सहयोग से अगला उत्तराधिकारी अशोक बन जाता है और फिर फाइनली 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाता है। महावंश में उल्लेख किया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। मास्की, गुर्जरा, निठुर और उड़ेगुलम अभिलेख में इसका नाम जो है वो अशोक बताया गया है, जबकि पुराणों में इसका नाम अशोकवर्धन मिलता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। मास्की, गुर्जरा, निठुर और उड़ेगुलम अभिलेख को छोड़कर अपने पूरे अभिलेख में सम्राट अशोक जो है वो देवनमपिय
और पियदसी के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अशोक के उपनाम के विषय में। तो अशोक का कई सारे नाम है, जिनमें से जो महत्वपूर्ण नाम है वो है देवनाम पिय, पियदसी, देवपुत्र और आर्यपुत्र। इसकी उपाधि की अगर हम बात करें तो देवनाम पिय इसकी मुख्य उपाधि है। इसके बाद चक्रवर्ती, महासमुत जिसे महासमद भी कहा गया है, धर्मराज और राजा का उपाधि भी इसे मिला हुआ है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अशोक के लिए प्रायः प्रयुक्त होती थी? देवनाम पिय, चक्रवर्ती, आर्यपुत्र, महासम्मत या फिर देवपुत्र। तो देवनाम पिय भी होता था, चक्रवर्ती भी होता था और महासम्मत होता था। ए बी डी सही हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अशोक के द्वारा जिन क्षेत्रों को विजय किया गया उसके बारे में। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके एकमात्र विजय कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और कलिंग जो है वो वर्तमान के उड़ीसा राज्य में पड़ता था। अब हम बात करते हैं कलिंग विजय के बारे में विस्तार से, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। कलिंग विजय जो है वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कलिंग जो है मगध साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित था। इस युद्ध का कारण माना जाता है कि उत्तराधिकारी का जब संघर्ष चल रहा था मौर्य एम्पायर में, उस समय परिस्थितियों का लाभ उठा करके स्वतंत्र हो चुका था कलिंग, जिसके कारण से जब उत्तराधिकारी बने अशोक तो इन्होंने इसके ऊपर विजय हासिल किया। आगे यदि हम बात करें तो इस अभिलेख में लिखा है कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध के पश्चात कलिंग को मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया गया और इसे 2 प्रशासनिक केंद्रों तोसली और जौगढ़ में बांट दिया गया और यहाँ का उपराजा नियुक्त किया गया। इस युद्ध का परिणाम था कि अशोक ने द्रवित होकर दिग्विजय की नीति को त्याग दिया था और अहिंसावादी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 13वें शिलालेख में उसने भविष्य में दया और धर्म के आधार पर धर्म विजय करने की घोषणा किया है और युद्ध विजय को त्याग देने की घोषणा भी किया था। उन्होंने भेरी घोष बंद करके धर्म घोष की नीति जो है अपनाया था और इसी से एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य जो है धर्म विजय था। आगे यदि हम बात करें तो अशोक को कश्मीर विजय का भी श्रेय दिया जाता है। कलहन के राजतरंगिनी में इसके बारे में उल्लेख हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं अशोक और बौद्ध धर्म में किस प्रकार की समानता थी इसके विषय में। विविध साक्ष्यों, अलग अलग साक्ष्य कई सारे ऐसे मिले हैं जिसके अनुसार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बताया गया है। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कलहन ने भी अपने राजतरंगिनी में अशोक को शिव उपासक बताया है। अशोक ने अपने प्रथम लघु शिलालेख में लिखा है कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए हैं, मैं अब बौद्ध उपासक हूँ। इससे अब ये स्पष्ट हो जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आगे यदि हम बात करें तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासन के 4थे वर्ष में निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसके परिवारजनों ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उसका भाई तिस्य, उसका बेटा महेंद्र, उसकी पुत्री यानी कि बेटी संघमित्रा और अशोक की पत्नी कारुवाकी ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के बैराट शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया है। भाबरू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा और सहृदयता व्यक्त किया है, इसका भी उल्लेख हमें मिलता है। भिक्षुक और भिक्षुनियों और उपासक उपासकों को बौद्ध धर्म ग्रंथों के श्रवण मनन करने का निर्देश जो है अशोक के द्वारा दिया गया था। तो ये हर एक पॉइंट आप लोग याद रखना
और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे सेल्फ नोट्स लेना चाहते हो जो कि मैं टाइप करवा दिया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर वीडियो के जाना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा और कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दी होंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। आगे यदि हम बात करें तो अशोक ने स्थान स्थान पर धम्म लिपियां खुदवाई ताकि जनता जो है वो बौद्ध धर्म और उसके प्रति अशोक के विचारों को जान सके। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के शिलालेख पर संघ में मतभेद रोकने का प्रयास का वर्णन किया गया है। ऐसा उसमें बताया गया है कि यदि कोई संघ भेद करेगा तो सफेद कपड़े धारण करवाकर भिक्षुओं के ना रहने योग्य स्थान पर भिजवा दिया जाएगा। भिक्षुओं को गेरुआ या फिर पितृ वस्त्र धारण करने होते थे और सफेद वस्त्र जो थे वो उनके अपमान के प्रतीक थे। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न स्थानों पर अशोक के द्वारा यात्रा किया गया था। जैसे कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं की अगर हम बात करें तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी कि 250 ईसा पूर्व के आसपास रुमिनदई यानी कि लुम्बिनी गए थे और वहां पर शाक्य मुनि बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां के निवासियों से मिलते हैं और धर्म कर से उनको मुक्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो भूमि कर था वो लुम्बिनी में 1/6 के अलावा इसको घटा करके यानी कि कम करके 1/8 यानी कि 1/8वां हिस्सा कर दिया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष यानी कि 256 ईसा पूर्व के आसपास कनक मुनि के स्तूप को प्रवर्धित करवाकर उसे बड़ा बनाया था। अष्टम शिलालेख में 10वें वर्ष में संबोधि यानी कि बोध गया में जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किए थे, अशोक ने वहां का भी यात्रा किया था। अब हम बात करते हैं आगे तो महावंश के अनुसार राज्याभिषेक के 17वें वर्ष 253 ईसा पूर्व के आसपास में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और इस संगीति में यह भी कहा गया था कि बौद्ध धर्म की फूट को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में फूट डालने का कोशिश करता है तो उसे कठोर दंड दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अशोक और अशोक के धम्म नीतियों के विषय में। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे हम धम्म कहेंगे। अशोक की धम्म यानी कि धर्म की परिभाषा अशोक के 2 और 7वें स्तंभ लेख में दिया गया है। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या फिर बलिदान का प्रदर्शन जो है वो शामिल नहीं है। धम्म जो है वो धर्म का ही प्राकृत रूप है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। ग्रीक लिपि में धम्म का अर्थ यूसेबिया होता है जिसका मतलब होता है पवित्र, जबकि अरमाइक लिपि में धम्म का अर्थ कसित होता है यानी कि सत्य या फिर दात। धम्म की जो मूल तत्व है वो है अच्छे नैतिक आचार और दूसरा है सामाजिक दायित्व। आगे यदि हम बात करें तो तत्कालीन समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उसे धम्म महामात के नाम से जाना जाता है। धम्म महामातो यानी कि संभागों की नियुक्ति सम्राट अशोक जो है स्वयं किया करता था। तृतीय शिलालेख में धम्म प्रचार के लिए युक्त, राजुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों का नाम उल्लेख है। यदि हम बात करें युक्त के विषय में तो ये बेसिकली जिले का अधिकारी हुआ करता था, राजस्व वसूलने का कार्य करता था। अशोक ने इन्हें धम्म प्रचार व प्रति 5वें वर्ष धम्म प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करने का कार्य सौंपा था। आगे यदि हम बात करें रज्जुक के विषय में तो इसका कार्य था भूमि नापने का या फिर कहे तो राजस्व अधिकारी था ये। इन्हें न्यायिक अधिकार, इसके अतिरिक्त राजस्व संबंधी और बाद में धार्मिक अधिकार भी दिए गए। ये युक्तों के साथ धम्म वृद्धि के लिए कार्य करते थे। वहीं यदि हम बात करें प्रादेशिक के विषय में तो मंडल का ये प्रधान अधिकारी था। युक्त और रज्जुक इसी के अधीन कार्य करते थे और इन्हें भी युक्त और रज्जुक के साथ पंचवर्षीय दौरा पर जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना
कि जगह जगह पर जाकर के लोगों को बौद्ध धर्म की नहीं बल्कि धम्म के बारे में शिक्षा देने की बात कही गई थी। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म प्रचारकों को अलग अलग स्थानों पे भेजा था, जैसे कि मंजती को कश्मीर भेजा गया था, महादेव को मैसूर भेजा गया था, महारक्षित को यवन राज्य भेजा गया था, धर्मरक्षित को अपरांत यानी कि पश्चिमी भारत भेजा गया था, मझिम को हिमालय भेजा गया था, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था, रक्षित को उत्तरी किनारा भेजा गया था, सोन और उत्तरा को पेंगू भेजा गया था यानी कि स्वर्ण भूमि, और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका प्रदेश भेजा गया था धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में। तो अशोक के अभिलेखों को बेसिकली हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला शिलालेख जो पत्थरों पे लिखी गई है, दूसरा स्तंभ लेख जो पिलर पे लिखी गई है यानी कि खंभों पे, और तीसरा गुहा लेख जो कि गुफाओं में हमें जानकारियां मिलती है। शिलालेखों के विषय में बात करें तो इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है बृहद शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। स्तंभ लेख को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सप्त स्तंभ लेख और दूसरा है लघु स्तंभ लेख। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहद शिलालेख के विषय में। बृहद शिलालेखों की अगर हम बात करें तो इन शिलालेखों में 14 राजाज्ञाएं दी गई हैं यानी कि 14 पॉइंट लिखी गई हैं। एक एक करके सभी पॉइंट को हम पढ़ेंगे अभी। यदि हम बात करें बृहद शिलालेख के बारे में तो टोटल हमारे पास 8 बृहद शिलालेख है। पहला है शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी और सोपारा जिसे सेपारा भी कहा गया है, ये सारे बृहद शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2012 में प्रश्न पूछा गया था। ऐसे तो कई सारे प्रश्न बने हैं पर मैं कुछ मुख्य प्रश्न लेकर के आया हूं जिससे एक आपको आइडिया लग सके। प्रश्न था निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बृहद शिलालेख सारनाथ से प्राप्त हुई है, नहीं, ये चीज तो गलत हो गया। लघु शिलालेख बाहापुर से, बिल्कुल सही है। स्तंभ लेख यानी कि बृहद स्तंभ लेख रामपुरवा से, ये भी सही है। लघु स्तंभ लेख सांची से, ये भी सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अब हम बात करते हैं इन बृहद शिलालेखों में जो 14 पॉइंट लिखी गई हैं उसके विषय में। प्रमुख शिलालेख संख्या 1 जो है उसमें कहा गया है कि पशुवध और उत्साह समारोह को रोका जाए। ऐसे उत्साह समारोह जहां पे पशुओं की बलि दी जा रही हो। शिलालेख संख्या 2 में लिखा गया है चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ऐसे दक्षिण भारतीय राज्यों का यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के द्वारा सामाजिक कल्याण का भी उल्लेख मिलता है। कौन से सामाजिक कल्याण? सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, पौधे रोपण, इन सारे के विषय में। शिलालेख संख्या 3 में कहा गया है ब्राह्मण, श्रमण यानी कि भिक्षु और बड़े जनों का सम्मान करना। शिलालेख संख्या 4 में लिखा गया है अहिंसा का उपदेश। भेरी घोष की तुलना में धम्म घोष को प्राथमिकता दी गई है यानी कि शांति की ध्वनि को प्राथमिकता दिया गया है प्रमुख शिलालेख संख्या 4 में। शिलालेख संख्या 5 में क्या कहा गया है? दासों के प्रति उनके स्वामियों के द्वारा मानवीय व्यवहार किए जाए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख भी शिलालेख संख्या 5 में किया गया है। कैदियों की क्षमादान की बात की गई है। अपने राज्याभिषेक के प्रत्येक वर्ष कैदियों का ये क्षमादान भी किया करते थे। शिलालेख संख्या 6 में लिखा गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में, और ऐसा कहा गया है कि राजा की प्रजा की स्थिति जानने की इच्छा जो है वो भी शिलालेख संख्या 6 में जानकारी के तौर पे दिया गया था। शिलालेख संख्या 7 में लिखा गया है सभी धर्मों और संप्रदायों समान रूप से समानता के अधिकार रखते हैं, यानी कि सभी धर्मों और संप्रदायों की प्रति सहिष्णुता की बात जो है 7वें शिलालेख में किया गया है। शिलालेख संख्या 8 में कहा गया है अशोक की बौद्ध यात्रा और बौद्ध वृक्ष के उल्लेख के विषय में। इसके अतिरिक्त
धम्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखना और बिहार यात्रा के स्थान पे धम्म यात्रा पर जो बल दिया गया था, इसका उल्लेख भी शिलालेख संख्या 8 में है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 के शिफ्ट 1 में प्रश्न आया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 5, इसका संबंध है धर्म महामात्रों की नियुक्ति से, तो ए का हो जाएगा 3 आपका। मुझे इतना मालूम है कि ए का 3 है, तो ये पॉइंट भी कट जाएगा और ये पॉइंट भी कट जाएगा। अशोक का बृहद शिलालेख संख्या 6, इसका संबंध है अशोक की राजत्व के सिद्धांत से, यानी कि बी का हो जाएगा 1। अशोक के बृहद शिलालेख संख्या 7, इसका संबंध है अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता से, यानी कि सी का हो जाएगा 4। सी का 4 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आप इलिमिनेट करना भी सीख लो, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं शिलालेख संख्या 9 के बारे में। इसमें उल्लेख किया गया है लोगों के नैतिक आचरण के बारे में, महंगे समारोहों से बचने के बारे में। इसके अतिरिक्त लोग कर्मकांडों, बलिदानों को बंद करें और धर्म का पालन करें, इसका उल्लेख भी शिलालेख संख्या 9 में किया गया है। शिलालेख संख्या 10 में बताया गया है अशोक ने धर्म को बुराई से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया था, इसके बारे में। अगला है शिलालेख संख्या 11, इसमें धर्म के विषय में विस्तार रूप से चर्चा किया गया है। शिलालेख संख्या 12, इसमें कहा गया है सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने के बारे में। शिलालेख संख्या 13, ये शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा अभिलेख वाला शिलालेख माना जाता है। कलिंग युद्ध के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ दक्षिण राज्यों के बारे में भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख में 5 समकालीन शासकों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। यदि हम उसके क्रम देखें तो सबसे पहले एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था, तुर्मै या फिर कहे तो टोलमी ये मिस्र का राजा था, एंटिगोनस मैसेडोनिया का राजा था, मगास जो कि लीबिया का राजा था, और सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर कहा गया है ये ग्रीस का राजा था। इसके बारे में भी 13वें शिलालेख में जानकारी हमें मिलता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2018 में प्रश्न पूछा गया था, अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मै कहाँ का शासक था? साइरिन, मिस्र, एपायरस या फिर कहे तो सीरिया। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मिस्र का। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2019 में, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख किया गया है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर, एंटियोकस, एंटिगोनस और टोलमी। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एंटियोकस, उसके बाद आएगा टोलमी, उसके बाद आएगा एंटिगोनस और सबसे अंतिम में आएगा सिकंदर, यानी बी डी सी ए। बी डी सी ए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख संख्या 14 के विषय में। सभी शिलालेख चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाए जाएं। देश के विभिन्न भागों में शिलालेख उत्कीर्ण करने के उद्देश्य के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इसी कारण से इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? तो पहला है रूपनाथ, ये जबलपुर में मिला है। गुर्जरा, ये मध्य प्रदेश के दतिया में मिला है। सहसाराम बिहार में मिला है। भाबरू या फिर कहे तो बैराट, ये राजस्थान के जयपुर में मिला है। मास्की कर्नाटक के रायचूर में मिला है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में मिला है। सिद्धपुर कर्नाटक में ही मिला है। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में मिला है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिला है। अहरौरा उत्तर प्रदेश में मिला है। और नेत्तूर और उड़ेगोलम ये कर्नाटक के बेलारी जिला में मिला है। तो ये कुछ मुख्य लघु शिलालेख हैं और इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख के विषय में। स्तंभ लेख में
सबसे पहले हम बात करते हैं सप्त स्तंभ लेख के विषय में। इसमें 7 राजाज्ञाएं यानी कि 7 पॉइंट लिखी गई हैं। इसी की वजह से सप्त स्तंभ कहा जाता है। कौन कौन से हैं सप्त स्तंभ? तो पहला है दिल्ली टोपरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ, तीसरा है लौरिया अरराज, चौथा है लौरिया नंदगढ़, पांचवा है रामपुरवा और छठा है प्रयाग। यदि हम बात करें दिल्ली टोपरा के विषय में तो सहारनपुर से फिरोज शाह के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ को मेरठ से फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। लौरिया अरराज ये बिहार के चंपारण में मिला है। लौरिया नंदगढ़ बिहार के चंपारण में ही मिला है। रामपुरवा ये बिहार के चंपारण में ही मिला है। और प्रयाग जो है वो कौशाम्बी से अकबर के द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेख के विषय में। तो पहला है सांची, ये मध्य प्रदेश के रायसेन में मिला है। दूसरा है सारनाथ, ये वाराणसी में मिला है। तीसरा है कौशाम्बी, ये इलाहाबाद में मिला है। चौथा है रुमिनदई, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में मिला है। और पांचवा है आपका निगलीवा, जिसे कि निगाली सागर भी कहा जाता है, ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में मिला है। अब हम बात करते हैं गुहा लेख के विषय में। बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिले हैं। ये सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस प्रकार आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिया जाता था। इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि अशोक के अभिलेखों से जुड़ी हुई है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिली है। 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में मिले हैं। एक अभिलेख तक्षशिला से प्राप्त हुई है जो कि अरमाइक लिपि में मिली है। एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सर एक कुना से प्राप्त हुआ है। ये अरमाइक लिपि में लिखा गया है और यूनानी लिपि में लिखा गया है, यानी कि ये द्विभाषीय मिलता है। एक अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लंगमान से मिला है और ये भी अरमाइक लिपि में मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।